टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी बेसिक टॉपिक है और अगर ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो फिर हम काफ़ी इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स को भी समझ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जान लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके रिएक्शंस, उनके बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूसेस एट्सेट्रा के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम होता है। बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो वो हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो। और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके दूसरा कोई एटम, या जैसे ऑक्सीजन का एटम या नाइट्रोजन का एटम, तो वो हो गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स मिल करके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप को। अच्छा, हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को, यानी कि हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिस इंटरेक्शन में कोई पुराना बॉन्ड या तो ब्रेक कर रहा होता है या फिर कोई नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से हमें एक नया कंपाउंड मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज। और केमिकल इक्वेशन के हेल्प से हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ये एरो है, इसके लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस है उसे रिएक्टेंट्स बोलेंगे और जो राइट साइड में है उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स के दो स्पीसीज हैं, सबस्ट्रेट और रीएजेंट। जो सब्सटेंस पर अटैक हो रहा है उसे कहेंगे सबस्ट्रेट, और जो सब्सटेंस सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है उसे कहेंगे रीएजेंट। और ये दोनों स्पीसीज मिल करके फॉर्म करते हैं रिएक्टेंट्स को। अच्छा, ऐसे बहुत ही कम रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और हमें एक सिंगल स्टेप में ही हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे बहुत कम रिएक्शंस होते हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस में बहुत सारे स्टेप्स के बाद हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है, मतलब रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और तब जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। लेकिन उन सारे स्टेप्स को हम केमिकल इक्वेशन में नहीं दिखलाते हैं। केमिकल इक्वेशन में हम बस इनिशियल रिएक्टेंट्स को और फाइनल प्रोडक्ट्स को ही दिखलाते हैं। जो बीच के स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम केमिकल इक्वेशन में नहीं दिखलाते हैं। तो अगर हमें एक केमिकल रिएक्शन का पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है प्रोसेस और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे सबस्ट्रेट है तो वो रिएक्ट किया, उसमें इंटरेक्शंस हुए और उस तरह से वो कन्वर्ट किया इंटरमीडिएट में, फिर इंटरमीडिएट्स में कुछ रिएक्शंस हुए और फिर वो फाइनली जाके कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। और इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा मिलती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फीचर होता है, जैसे कि ये मीथेन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो हो गए कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसमें हम देखें तो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है उसमें कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स में चेंजेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो चेंजेस किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के चेंजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, फिर है क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और फिर है अटैकिंग रिएजेंट्स,
और अब हम इन तीनों चेंजेस को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारा पहला चेंज होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। आइए देखते हैं कैसे ये होता है। तो हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं ए बी, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं ए और बी। यहाँ पे ए एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये दोनों शेयर कर रहे हैं वो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के सेंटर में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल सेंटर में है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने सेंटर पोजीशन से किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसके पीछे कुछ रीजन्स हो सकता है, जैसे कि मॉलिक्यूल में कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा एटम प्रेजेंट हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। या फिर इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से रीएजेंट है वो उस मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, तो उस वजह से उसके इलेक्ट्रॉन पेयर में शिफ्टिंग हो रही है। तो ऐसे ही 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो चारों फैक्टर्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, और इसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, और चौथा है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है हमारा, उसमें ऐसा एक एटम या ऐसा एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन, और ये हो गया, ये एक्स हो गया हमारा हेलोजन एटम, जिसमें ये एक्स जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन एटम से। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनके बीच में होगा इसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस तरह एरो से दिखलाते हैं। तो वो ये जो हेलोजन एटम है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर की थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही है उस तरफ, और इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, तो इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये अगर और भी एटम्स इससे जुड़े हैं, इस कार्बन से और भी कार्बन के एटम्स जुड़े हैं, तो ये इफेक्ट पूरे मॉलिक्यूल में ट्रांसमिट होता है। जैसे कि अगर हम इसको कार्बन 1 एटम मान लें, इसका कार्बन का दूसरा एटम, तीसरा एटम, तो ये वाला एटम इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस एटम से। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये कार्बन एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिस वजह से फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन ये चार्ज जो होगा वो इससे कम होगा। फिर इसके बाद ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपैरिजन में, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस तरह से ये इंडक्टिव इफेक्ट पूरे मॉलिक्यूल में ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं हम। अच्छा, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भले ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने वैलेंस सेल को छोड़ देता है, वो सेम वैलेंस सेल में रहता है। जैसे देख ले, ये कार्बन एटम है और ये हेलोजन एटम है, जिसमें हेलोजन एटम इस कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं ये दोनों, ये हेलोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये इस तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने वैलेंस सेल को छोड़ रहा है, वो उसी वैलेंस सेल में है, वो सेम वैलेंस सेल में रहता है, बस वो शिफ्टेड होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ। तो इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और ये जो कार्बन एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अच्छा, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मॉलिक्यूल में परमानेंट इफेक्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हेलोजन एटम हम ले रहे हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया, तो ये हेलोजन एटम इस मॉलिक्यूल का ही हिस्सा है, और ये हमेशा ही इस मॉलिक्यूल में रहेगा, तो जब तक ये रहेगा तो ये इफेक्ट भी इस मॉलिक्यूल में रहेगा, इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कहने का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा एटम या ग्रुप मॉलिक्यूल से जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से उस एटम पे या उस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उस इफेक्ट को हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, जिसमें एटम या ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल से कोई ऐसा एटम या ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि मान लें CH3 वो जुड़ा है, कार्बन कार्बन इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है मॉलिक्यूल के तरफ, इस मॉलिक्यूल के तरफ वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है, ये एटम या ये जो ग्रुप है हमारा CH3, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है मॉलिक्यूल के तरफ, और इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे क्या है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम स्टैंडर्ड की तरह ले रहे हैं। तो ऐसा जो भी ग्रुप या जो भी एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, उसके पास होगा माइनस आई इफेक्ट। और जिस एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, उसका हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। और इस बॉन्ड के लिए हम ज़ीरो इफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और इसे हम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एटम्स या ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की एबिलिटी को हम, उसकी टेंडेंसी को हम कंपेयर कर सकें। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं NF3 प्लस NH3 प्लस, मतलब ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे एटम्स या ग्रुप के पास होगा माइनस आई इफेक्ट, मतलब वो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जैसे ये अल्काइल ग्रुप्स हो गए CH3 के ग्रुप्स, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मॉलिक्यूल की तरफ, तो उनका हो गया प्लस आई इफेक्ट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्लस आई इफेक्ट के, और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं माइनस आई इफेक्ट के। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ कुछ फेनोमेना एसोसिएटेड होता है, जैसे कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करता है तो डाइपोल मोमेंट भी मॉलिक्यूल का इंक्रीज करता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इफेक्ट की, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहने का मतलब हो गया ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसा एक मॉलिक्यूल को हम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड्स में यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड होता है वो तो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी के जो बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में हम देख लें, ये हमने कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक बॉन्ड जो है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में लूजली हेल्ड होते हैं और इसीलिए वो आराम से पोलराइज भी हो सकते हैं। तो जब ऐसे एक मॉलिक्यूल पे चार्ज्ड रिएजेंट अटैक करता है तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आराम से पोलराइज हो जाते हैं और वो किसी एक एटम पे, ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा दो एटम्स हैं उनमें से किसी एक एटम पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उस ट्रांसफ़र को हम इस एरो के हेल्प से दिखलाते हैं। ये एरो ये शो कर रहा है कि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन एटम पे पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। और ये इफ़ेक्ट जो होता है वो टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है, मतलब जब तक रीएजेंट का अटैक हो रहा है तो ये इफ़ेक्ट होगा। जैसे ही हम रीएजेंट को रिमूव कर लें तो हमें हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड में ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली इस एटम पे आकर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से दिखलाते हैं। ये ट्रांसफ़र हो गया तो ये जो डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड हो गया
और जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो दूसरा एटम है उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट हो रहा है ये किस डायरेक्शन में होता है, ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, इससे 2 एटम्स जुड़े हैं, ये कार्बन एटम भी जुड़ा और ये कार्बन एटम भी जुड़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका शिफ्ट आखिर किस एटम पे होगा, इस वाले एटम पे होगा या इस वाले एटम पे होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? अब हम ये देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, इसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स जुड़े हैं वो सेम है। अगर जैसे CH2 है, इधर भी CH2 है, तो डबल बॉन्ड से जुड़े जब ग्रुप्स दोनों तरफ के सेम होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किसी भी तरफ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर इस भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है और इस भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, बात सेम ही होगी। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड है और उसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स जुड़े हैं वो अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे CH2 है और इधर CH3CH, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट कौन से एटम पे होगा ये कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे इसके 2 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डबल बॉन्ड का वो इस वाले कार्बन एटम पे जाए या फिर इस वाले कार्बन एटम पे जाए। तो हम दोनों ही कंडीशंस को लिख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम पे शिफ्ट होता है तो ये इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो कार्बन एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है इस बीच वाले कार्बन एटम पे, तो बीच वाले कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम ये कौन सा कंडीशन, मतलब कौन सा तरीका सही रहेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो मतलब इसका ये प्लस आई इफेक्ट, इसके पास क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस वजह से ये जो एटम है बीच का कार्बन एटम जिस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होगा। इसीलिए ये तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे। ये जो फर्स्ट तरीका है इसमें भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसको ये जो इसका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक कॉम्पनसेट करेगा, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल जो होगा, ये फर्स्ट वाला, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये जो शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का वो इस तरफ होगा। तो ये फर्स्ट वे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जो रीएजेंट जो अटैक कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में रीएजेंट का अटैक है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट भी हो रहा है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन एटम पे आ रहा है, तो इस पे क्या नेगेटिव चार्ज है, और रीएजेंट भी जाकर के इसी एटम से जुड़ रहा है, मतलब इसी कार्बन एटम से जाकर के हमारा ये H+ जो रीएजेंट है वो जुड़ रहा है, और इस तरह से इसका नेगेटिव चार्ज कॉम्पनसेट हो जा रहा है और ये हमारा बन जा रहा है CH3। और बाकी ये जो यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड हटा है, टूटा है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, वो हम इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ऐसा अगर होता है तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि रीएजेंट उसी एटम से जुड़ता है जिस एटम पे डबल बॉन्ड का या मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है। तो माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का वो अटैकिंग रीएजेंट से अवे होता है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीजन एटम पे हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा साइनाइड आयन जो कि रीएजेंट है हमारा वो कार्बन एटम से जुड़ रहा है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो उस एटम से जाके नहीं जुड़ता जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, बल्कि वो दूसरे एटम से जुड़ता है। तो ये इस पे यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज आया, और
इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो वो कंपनसेट हो रहा है ये अटैकिंग रीएजेंट के द्वारा। तो ये हो गया हमारा -E इफ़ेक्ट।